इकाई 5 और इकाई 5 में हम करेंगे विद्यापति की पदावली। विद्यापति के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कवि का परिचय। प्राचीन आदिकालीन काव्य और पूर्व मध्यकालीन का भक्ति काव्य की संधि के कवि विद्यापति अपने अनूठे भाव संसार और दिलचस्प अभिव्यंजना प्रणाली के कारण महत्वपूर्ण कवि के रूप में सामने आते हैं। मतलब प्राचीन आदिकालीन मतलब पुराने समय का काव्य और पूर्व मध्यकालीन से पहले का जो भक्ति काव्य था उसका मिक्सचर इन्होंने किया। उन्होंने अपने ढंग से, एक अनूठे ढंग से अपनी अभिव्यंजना प्रणाली के कारण ये फेमस हुए। उन्होंने अपनी रचनाएं संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषा में लिखी हैं। संस्कृत पर इनका असामान्य अधिकार था। मतलब इतना अधिकार था कि कोई साधारण चीज़ नहीं होती संस्कृत में। संस्कृत में परफेक्ट होना साधारण चीज़ नहीं थी, इसलिए असाधारण प्रतिभा थी उनकी। उनका अधिकार था उस भाषा के ऊपर। इन्होंने अपनी अधिकतर रचनाएं संस्कृत में ही लिखी। एक ओर वे वीर गाथा काल का प्रतिनिधित्व करते हैं तो दूसरी ओर वे हिंदी के भक्ति और श्रृंगार की परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। मतलब एक ओर तो उन्होंने वीर गाथा काल मतलब अपने राजाओं की, अपने आश्रयदाताओं की वीरता का वर्णन किया और दूसरी ओर उन्होंने भक्ति और श्रृंगार की कविताएं भी लिखी। कीर्ति लता और कीर्ति पताका में उनका वीर कवि का रूप है। मतलब कीर्ति लता और कीर्ति पताका किसकी कविताएं हैं? विद्यापति की कविताएं हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें 4-5 कवियों के नाम दे देंगे। कीर्ति लता किसकी रचना है? तो ये विद्यापति की रचना है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो है विद्यापति की रचनाएं हैं। पदावली में उनका श्रृंगारी रूप है। जो इन्होंने पदावली लिखी उन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया है और शैव सर्वस्व सार में वे भक्ति भाव में झूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार भाव और भाषा की दृष्टि से उनकी रचनाओं को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो उनकी रचनाएं थी उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। भाषा के आधार पर रचनाओं को 3 भागों में बांटा जाता है, अलग अलग भाषाओं में। एक संस्कृत भाषा में उन्होंने रचनाएं की थी, सेकंड अवहट भाषा में रचना की थी और थर्ड मैथिली भाषा में इनकी रचनाएं पाई जाती है। तो 3 भाषाओं में इनकी रचनाएं पाई जाती है। भाषाओं के आधार पर इनकी रचनाओं को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, संस्कृत, अवहट और मैथिली। मैथिली को विद्यापति ने मुख्य काव्य भाषा बना दिया। आधुनिक जयदेव की तरह मतलब आज के आधुनिक समय में जैसे जयदेव थे उन्हीं की तरह विद्यापति ने भक्ति और श्रृंगार की भेदक रेखा को मिटा दिया था। मतलब भक्ति और श्रृंगार को उन्होंने मिला दिया कि बिना श्रृंगार के, बिना प्रेम के भक्ति नहीं हो सकती। उन्हें मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव इसीलिए कहा जाता है। मतलब मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। जैसे कोयल मीठा गाती है वैसे उन्होंने कुछ लिखा है कि मैथिली में उनको कोयल के नाम, मैथिल कोकिल के नाम से नहीं जाना जाता। तो मैथिल कोकिल के नाम से किस कवि को जाना जाता है? विद्यापति को जाना जाता है। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आ सकता है। संवत 1407 विक्रम में जन्मे विद्यापति को एक शिक्षित, विद्यानुरागी और पांडित्य संपन्न परिवार मिला। मतलब जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था वो शिक्षित थे, पढ़े लिखे लोग थे। और विद्यानुरागी मतलब उन्हें शिक्षा से प्रेम था। अनुराग मतलब प्रेम होता है। विद्यानुरागी विद्या से अनुराग था, प्रेम था उसकी फैमिली को। और उनकी फैमिली में सारे पंडित किस्म के इंसान थे। पांडित्य संपन्न मतलब सबके पास बुद्धि थी, सब पढ़े लिखे थे। ऐसा परिवार उन्हें मिला था जन्म से ही। उनके जन्म को लेकर अनेक मतभेद हैं, अलग अलग मानते हैं। 1350 ईस्वी से लेकर 1360 ईस्वी के बीच इनके जन्म की तिथि निर्धारित करती जाती रही है। कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन अब अधिकांश विद्वान उनका जन्म संवत 1407 विक्रमी 1360 ईस्वी मानते हैं। अधिकतर विद्वान क्या मानते हैं? उनका जन्म जो हुआ था वो 1360 ईस्वी में हुआ था। फिर भी इनकी भाषा शैली के आधार पर इन्हें दरभंगा को बिस्पी गांव में जन्मा मैथिली भाषी कवि माना जा सकता है। तो इनका जन्म जो हुआ था दरभंगा के बिस्पी गांव में हुआ था। ठीक है, और ये मैथिली भाषा के कवि माने जाते हैं। मैथिली बिहार की ही एक भाषा है। विद्यापति ने एक सुखद गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। मतलब उनके परिवार में ऐसी कोई कठिनाइयाँ नहीं थी। उन्हें अच्छा परिवार मिला था, उनका सुखद परिवार था, अच्छा गृहस्थ जीवन उन्होंने व्यतीत किया। उनके 3 पुत्र थे जिनका नाम वाचस्पति ठाकुर, हरपति ठाकुर और नरपति ठाकुर। उनके 3 पुत्र थे, वाचस्पति ठाकुर, हरपति ठाकुर और नरपति ठाकुर। और उनकी एक पुत्री थी दुलही। पुत्री का नाम इन्होंने दुलही रखा था। विद्यापति को अनेक राजाओं का दरबारी कवि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने अनेक राजाओं के दरबार में कविताएं की। उनके आश्रयदाता राजाओं में कीर्ति सिंह, देव सिंह, शिव सिंह, भव सिंह, हरि सिंह आदि प्रमुख थे। जिनके दरबारों में उन्होंने कविताएं की उनमें कीर्ति सिंह है, देव सिंह है, शिव सिंह है, भव सिंह है, हरि सिंह है। इन राजाओं के दरबार में वो दरबारी कवि रहे हैं। उनके आश्रयदाता राजा शिव सिंह इनके बाल सखा भी थे। जो राजा शिव सिंह थे उनके बचपन के दोस्त भी थे। ठीक है, अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर उन्होंने अत्यधिक सम्मान प्राप्त किया। इतना अच्छा टैलेंट था जिससे उनको हर जगह रिस्पेक्ट मिली।
अभिनव जयदेव, कवि रंजन, कवि शेखर, राज पंडित आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया। कोई इनको अभिनव जयदेव कहता था, कोई उन्हें कवि रंजन कहता था, कोई कवि शेखर, कवि राज पंडित कहता था। इन उपाधियों से उन्हें अलग अलग तरीके से सम्मानित किया गया। अधिकांश विद्वानों का मत है कि सन 1450 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था। उनका जन्म हुआ था 1360 ईस्वी में और उनका मृत्यु हो गई थी 1450 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब विद्यापति की साहित्यिक रचनाएं, उनकी साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी उसके बारे में पढ़ते हैं। विद्यापति एक प्रतिभाशाली कवि और कई भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्हें संस्कृत, अवहट व मैथिली भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, तो 3 भाषाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की इच्छा अनुसार संस्कृत में ही अधिकांश रचनाएं लिखी हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। सबसे पहले संस्कृत की रचनाएं बताइए। संस्कृत में कौन कौन सी रचना है। पहली रचना है भू परिक्रमा। इसमें बलराम की शापित जीवन की गाथाओं का वर्णन किया है। बलराम कौन थे? श्री कृष्ण के बड़े भाई। उनकी गाथाओं का वर्णन किया भू परिक्रमा के अंदर। दूसरी है पुरुष परीक्षा नीति, उपदेश आदि देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई। पुरुष परीक्षा की रचना क्यों की गई थी? नीति उपदेश देने की, नीति के बारे में समझाने के लिए और उपदेश देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी पुरुष परीक्षा। ये संस्कृत में ये भी। तीसरी रचना थी लिखनावली। ये अल्प शिक्षित व्यक्ति को पत्र लेखन की कला से परिचित कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई थी। मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग थे, कम पढ़े लिखे लोगों को पत्र लेखन की कला को बताने के लिए, समझाने के लिए ये लिखी गई थी, सिखाने के लिए। फोर्थ है शैव सरस्वसार। ये शैव भक्त होने के कारण इस ग्रंथ में कवि ने शैव संप्रदाय के सिद्धांत, मत, दर्शन आदि का वर्णन किया है। 5वीं रचना है इनकी विभा सागर। इसमें पैतृक संपत्ति के विभाजन के नियमों पर प्रकाश डाला गया। पिता की संपत्ति किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट उसके बच्चों में होनी चाहिए, वो किस में बताया गया है? विभा सागर के अंदर बताया गया। 6ठा था गंगा वाक्यावली। इसमें पवित्र नदी गंगा के पूजन की विधियों के महत्व को स्पष्ट किया गया है कि हमें जो पूजा विधि हम इस्तेमाल करते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं, उसमें जो विधि हम यूज़ करते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में बताया गया गंगा वाक्यावली के अंदर। 7वां है दान वाक्यावली। इसमें दान देने की महिमा और उसके फल पर प्रकाश डाला गया है कि दान देने से क्या फल प्राप्त होता है। 8वां है दुर्गा भक्ति तरंगिनी। इसमें देवी दुर्गा की उपासना, अर्चना, विधि आदि के महत्व को स्पष्ट किया गया है। 9वीं है गया पतलक। इस ग्रंथ में श्राद्ध, पिंडदान आदि के महत्व को स्पष्ट किया गया है। 10वीं रचना थी इनकी वर्ष कृत्य। इसमें वर्ष भर किए जाने वाले शुभ कृत्यों और उनके सुखद परिणामों का पर प्रकाश डाला गया है। तो जो अच्छे काम करते हो तो सुखद परिणाम क्या मिलते हैं, इसका महत्व बताया गया वर्ष कृत्य के अंदर। ठीक है, तो ये 10 रचनाएं हैं जो उन्होंने संस्कृत में लिखी हैं, जो मानी जाती हैं इंपॉर्टेंट है। अब है अवहट भाषा के ग्रंथ। अवहट भाषा में उन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे? अवहट भाषा में उन्होंने 2 ही ग्रंथों की रचना की थी। और वो 2 ग्रंथ कौन कौन से थे? एक था कीर्तिलता और दूसरा था कीर्ति पताका। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट भाषा में रचना की गई। ये विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता में कवि ने अपने आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उनके गुणों का वर्णन किया है। और कीर्ति पताका के अंदर अपने बाल सखा व आश्रयदाता राजा शिव सिंह, मतलब जो उनके बचपन के दोस्त भी थे और राजा शिव सिंह थे, उनके गुणों का बखान किया गया है। मतलब कीर्ति लता के अंदर कीर्ति सिंह की वीरता का गुणगान किया और कीर्ति पताका के अंदर राजा शिव सिंह की गुणों का बखान किया गया, जो उनके बचपन के दोस्त भी थे, मित्र भी थे। ठीक है, ये अवहट की रचनाएं हैं। विद्यापति की अवहट की 2 ही रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की वीरता के बारे में बताया गया और कीर्ति पताका के अंदर अपने बाल सखा राजा शिव सिंह के बारे में उन्होंने उनके गुणों के बारे में बताया है। इसके बाद है मैथिली भाषा की रचनाएं। तीसरी भाषा है मैथिली भाषा। उसमें कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी? विद्यापति ने मैथिली भाषा में केवल एक ही ग्रंथ की रचना की है, जिसे विद्यापति की पदावली कहते हैं, जो हमें पढ़ना है इसके अंदर। मैथिली भाषा में एक ही ग्रंथ की रचना की है, जिसे विद्यापति की पदावली के नाम से जाना जाता है। इस रचना में लगभग 1000 मुक्तक गीतों की रचनाएं हैं। मुक्तक गीत क्या होते हैं? जो 4 लाइनें लिखी हो, मतलब 4 लाइन का अलग से ही मीनिंग होता है। मुक्तक वो होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, उनको बोलते हैं मुक्तक। और बहुत लंबा तो वो ग्रंथ हो जाता है, मतलब जिसमें मतलब नहीं निकलता। अगर 4 लाइनें गाई, 4 लाइनों का अपना अलग एक मतलब होता है, उसको बोलते हैं मुक्तक। तो इसमें 1000 मुक्तक, ठीक है, 1000 मुक्तक गीतों का समन्वय इस रचना के अंदर मिलता है, जो आज भी बिहार एवं उत्तर प्रदेश के जनपदों में गाए जाते हैं, लोग गाते हैं। उनकी कीर्ति का मुख्य आधार ये गीत ही है। इन गीतों की वजह से ही उन्हें वो फेमस हुए थे, इन्हीं गीतों की वजह से वो फेमस हुए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत मैथिली मिश्रित गोरक्ष नामक नाटक की रचना भी की है। मतलब मैथिली और संस्कृत में मिश्रित एक नाटक लिखा है इन्होंने, जिसका नाम है गोरक्ष। नाटक का नाम है गोरक्ष, जो संस्कृत और मैथिली दोनों भाषाओं का मिश्रण मिलता है उसके अंदर। तो वो एक रचना है। ठीक है, विद्यापति ने जयदेव के
गीत गोविंद से प्रेरणा लेते, जयदेव ने जो गीत गोविंद लिखा था उससे प्रेरणा लेते हुए राधा कृष्ण विषयक कविता लिखना शुरू की, लेकिन उन्हें प्रचलित भक्ति कविता की शक्ल और बनावट बदलकर रख दी। मतलब उन्होंने राधा कृष्ण के बारे में लिखा, लेकिन जो उस समय चल रहा था उससे अलग लिखा। उन्होंने मौलिक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए भक्ति में श्रृंगार का ढालमेल कर दिया। उन्होंने भक्ति के अंदर श्रृंगार को मिक्स कर दिया और भक्ति कविता तथा श्रृंगार कविता की नई शैलियों का सूत्रपात किया। एक नई तरीके की कविताएं उन्होंने लिखनी शुरू कर दी। उनकी कीर्ति लता राजा कीर्ति सिंह की वीरता और युद्ध संबंधी शौर्य का प्रबंध काव्य है। भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त यह रचना अंग्रेजी में भी अनुदित, मतलब उसको अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट किया गया था, उनकी इस रचना को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया था। उनकी एक खंडित रचना जो पार्ट्स में मिलती है, कीर्ति पताका, उसमें राजा शिव सिंह की कीर्ति का वर्णन है। विद्यापति ने पदावली और गोरक्ष विजय मैथिली में लिखी है। गोरक्ष विजय मैथिली में लिखी, लेकिन उसके अंदर गोरक्ष के अंदर क्या है, संस्कृत भी मिक्स है। ठीक है, तो ये था उनका जीवन परिचय विद्यापति का। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा पदावली, जो मैं पढ़ना है इसके अंदर।